रिसेंटली एक्टर एंड प्रोड्यूसर विशाल ने एक शॉकिंग रेवलेशन किया। उन्होंने ये रिवील किया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने उनकी फिल्म मार्क एंथनी के हिंदी वर्जन को सर्टिफाई करने के लिए किसी सेंसर बोर्ड की ही औरत ने उनसे 6.5 लाख की रिश्वत मांगी ताकि उनकी फिल्म जल्दी से सर्टिफाई हो सके और वो उन्हें पे करना पड़ा। The scam that has happened, that has transpired in Central Board of Film Certification in Mumbai with relation to my film, 6.5 लाख का प्राइस रखा सर्टिफिकेशन करने के लिए। इस रेवलेशन के बाद पूरी की पूरी इंडस्ट्री हिल गई और सेंसर बोर्ड पे फिर से कई तरीकों के सवाल उठने लगे। Turn into a big controversy. This is a shocking, sensational claim. The issue of corruption in the censor board. और लिटरली इस वीडियो को शूट करते टाइम एक सीबीआई इंक्वायरी बैठ चुकी है सेंसर बोर्ड पे और 3 अज्ञात लोगों पे ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो चुका है। Tamil actor Vishal has made serious allegations. He dropped that bombshell allegation of having had to pay a bribe. कई तरीके के सवाल उठ के आ रहे हैं कि क्या हमारा सेंसर बोर्ड करप्ट है? क्या एक आर्टिस्ट को अपनी फिल्म को सर्टिफाई करवाने के लिए ऐसे ही कई मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा? और ये पहली बार नहीं है जब हमारा सेंसर बोर्ड या फिर फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड किसी कंट्रोवर्सी से गुजरा है। तो चलो हम सबसे पहले ये बात जानते हैं कि सीबीएफसी यानी कि हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को लोग सेंसर बोर्ड क्यों कहते हैं और एक फिल्म को सर्टिफाई करने का प्रोसेस क्या है। जब 1913 में दादा साहब फाल्के ने इंडिया की फर्स्ट फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र, तो उसके एग्जैक्टली 7 साल बाद इंडियन सिनेमाटोग्राफी एक्ट बना जिसमें सेंसर बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ देश के अलग अलग रीजन में, जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, लाहौर एंड इवन रंगून। और इस सेंसर बोर्ड का सिर्फ एक ही काम था, इंफॉर्मेशन को सेंसर करना। और ये पॉइंट तुम याद रखना। फिर 1947 में इन सारे रीजन्स को मर्ज करके बनाया गया बॉम्बे बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर BBFC। फिर 1952 में जब सिनेमाटोग्राफी एक्ट को वापस रिवाइज किया गया तो इसका नाम रखा गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर, जिसका वेल अगेन काम था कि इंफॉर्मेशन को सेंसर करना। अब उस जमाने में तुम इंफॉर्मेशन समझ सकते हो कि कैसे हो सकता था। पहले ब्रिटिशर्स यूज करते थे अपने अगेंस्ट इंफॉर्मेशन को सेंसर करने के लिए, उसके बाद गवर्नमेंट इसको यूज करने लगी अपने अगेंस्ट इंफॉर्मेशन को सेंसर करने के लिए। और फाइनली 1983 में सिनेमाटोग्राफी एक्ट को वापस रिवाइज किया गया और इसका नाम रखा गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC, जिसका काम तो था फिल्म्स को सर्टिफिकेट देके पास करना। बट अगेन काम तो सेंसर वाला ही हुआ क्योंकि वेल एक महान पर्पल अंकल ने कहा है, रियलिटी इज ऑफन डिसअपॉइंटिंग। पर CBFC में फिल्म्स पास कैसे होती है और एक फिल्म को सर्टिफिकेट कैसे मिलता है? पहली बात, CBFC में जो भी लोग अपॉइंटेड है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं और किसी भी फिल्म मेकर को अगर अपनी फिल्म्स को सर्टिफाई करवाना है तो उसे सबसे पहले जाके CBFC के ऑनलाइन पोर्टल पे लॉग इन करना होगा। वहां पे जाके उन्हें अपने फिल्म से रिलेटेड डिटेल्स जानने होंगे, जैसे कि सिनॉप्सिस, स्क्रिप्ट, अगर कोई लोकेशन यूज किया गया है तो उसका NOC, अगर किसी जानवर को दिखाया गया है तो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, और ऐसे 3000 करोड़ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद फिल्म की CD सबमिट करनी पड़ती है ताकि फिल्म रिव्यू के लिए जा सके। और ड्यूरेशन के हिसाब से फिल्म की एक फीस भी पे करनी होती है। और यूजुअली मूवीज को पहले सर्टिफाई होने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता था, बट अब ये प्रोसेस 1 महीने के अंदर ही हो जाता है। माइंड यू, ये काम पहले ऑफलाइन होता था जिसके लिए फिल्म मेकर्स को एक एजेंट पकड़ के अपना सारा काम करवाना पड़ता था और वही एजेंट इनके बिहाफ सारे डॉक्यूमेंटेशन के काम करता था अंटिल फाइनली इंट्रोड्यूस हुआ डिजिटल इंडिया। फिर इस फिल्म को फर्स्ट कम्युनिटी देखती है जिसमें 2 आदमी और 2 औरत होती है और जेंडर इक्वालिटी, और यूजुअली मूवी को फर्स्ट स्क्रीनिंग में ही पास कर दिया जाता है विद सर्टेन सर्टिफिकेट्स। पर अगर फिल्म मेकर को फर्स्ट कम्युनिटी का डिसीजन पसंद नहीं आया तो वो सेकंड कम्युनिटी को रिवाइज करने के लिए दे सकता है, जिसमें CBFC के चेयरमैन और 9 अलग अलग लोग होते हैं जो इस मूवी को अगेन रिव्यू करके अपना डिसीजन देते हैं। और अगर यहाँ पे भी बात नहीं बनी तो इसके बाद ऑप्शन होता है थर्ड रिव्यू कम्युनिटी, जिसको कहते हैं FCAT, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं और साथ में फिल्मी जगत के काफी सारे फिल्म मेकर्स। और यूजुअली यहीं पे एक फेयर जजमेंट मिल जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली 2021 में ये FCAT को हटा दिया गया और अब अगर तुम्हें CBFC का डिसीजन पसंद नहीं आया तो तुम्हें कोर्ट जाना होगा। एंड यू ऑलरेडी नो कि वहां पे कितने करोड़ों केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है और इसी डिसीजन की वजह से काफी सारे फिल्म मेकर्स खुश बिल्कुल भी नहीं है। पर फिल्म्स को सर्टिफिकेट कौन कौन से मिलते हैं? यूजुअली सर्टिफिकेट्स 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है, U, UA, A
एंड एस, जहाँ यू सर्टिफिकेट का मतलब है मूवी संस्कारी है और इसे बच्चे, बूढ़े, जवान, शैतान सब देख सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। यूए मतलब मूवी में हल्का हल्का वायलेंस होगा, थोड़ा बहुत इमरान हाशमी होगा, एक आध नोरा फतेही का डांस, और इन मूवीज को देखने के लिए 12 साल के नीचे के बच्चों को पेरेंटल गाइडेंस की जरूरत है। उसके बाद आता है ए कैटेगरी, मतलब अनुराग कश्यप कैटेगरी, जहाँ गालियां होगी, वायलेंस होगा और वेल थोड़ा बहुत ऑल्ट बालाजी वाला कंटेंट। फिर ओ माय गॉड 2 इसमें क्यों था? फिर उसके बाद आता है एस कैटेगरी। इसमें तुम्हें डॉक्टर्स या फिर फार्मर्स या फिर सर्टेन लोगों के लिए एक अलग स्पेसिफिक फिल्म्स मिलेगी, जो फिल्म सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए स्पेसिफिकली बना होता है और ये नॉर्मल ऑडियंस के लिए रिस्ट्रिक्टेड होता है। मुझे भी देखना है यार एस कैटेगरी में कौन सी फिल्म्स होती है। इसी के साथ साथ फिल्म के ट्रेलर्स को भी सीबीएफसी से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इवन मूवी के पोस्टर्स को भी सीबीएफसी से अप्रूव करवाना जरूरी होता है और इन्हीं सर्टिफिकेट के बाद ये सारे ट्रेलर्स और मूवीज थिएटर में दिखाए जा सकते हैं। ऑल्सो ओटीटी पे फिल्म्स को सर्टिफिकेट की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी सेल्फ डिस्क्लेमर पे काम करते हैं। तो अगर तुम्हारे घर का 8 साल का बच्चा ओटीटी पे जाके मूवीज देख रहा है तो पेरेंट्स की गुत्थी पकड़ो। 1983 में सिनेमेटोग्राफी एक्ट के वापस रिवीजन के बाद सीबीएफसी का काम बन गया सिर्फ सर्टिफिकेट देना, पर ये होता दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट सीबीएफसी के अराउंड इतने सारे कंट्रोवर्सीज हो गए कि सीबीएफसी के प्रैक्टिसेस पे लोगों को डाउट होने लगा, जैसे कि 2012 की फिल्म मिस लवली स्टारिंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड निहारिका सिंह। इस फिल्म को सीबीएफसी के पास भेजा गया सर्टिफाई करने के लिए। सेक्स की भूखी लड़कियां अपने बदन की आग बुझाने के लिए बेताब है। एंड ये जाहिर सी बात है कि ये फिल्म ए सर्टिफिकेट डिजर्व करती थी, पर सीबीएफसी ने इसमें 157 कट्स प्रपोज किए, तो फिर ए सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू रह गया, राइट? बट काफी अड़चनों, काफी डिले के बाद इस फिल्म को फाइनली ए सर्टिफिकेट मिला 4 कट्स के साथ। वहीं 2012 की फिल्म चक्रव्यूह में एक गाना था, सीबीएफसी ने इस गाने को पास करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये फिल्म बेसिकली देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट? और उसके बाद एक डिस्क्लेमर के साथ इस गाने को फिर अप्रूव किया गया। फिर 2014 में सीबीएफसी के सीईओ राकेश कुमार पे आरोप लगे कि उन्होंने मोरदगी के बिहाफ को पास करने के लिए 70,000 रुपए की रिश्वत ली, जिसके लिए उन्हें सीबीआई ने अरेस्ट किया। और ऐसे कई सारे कंट्रोवर्सीज चलते रहे। फिर आया पहलाज नेहलानी का एरा, जिनके प्रैक्टिसेस की वजह से सीबीएफसी पे और ज्यादा ही सवाल खड़े हो गए। पहलाज नेहलानी एक इंडियन प्रोड्यूसर है, जिनके फिल्म्स के कुछ ऐसे गाने रह चुके हैं। जनवरी 2015 में उन्हें सीबीएफसी का चेयरमैन बनाया गया और उन्होंने जिम्मा उठाया कि वो सीबीएफसी को संस्कारी बनाएंगे। उन्होंने फॉर्मर सीबीएफसी चेयरमैन शर्मिला टैगोर को टारगेट किया कि उन्होंने ओमकारा जैसी फिल्म्स को कैसे पास कर दिया, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि शर्मिला टैगोर के बेटे उस फिल्म में, इसलिए उन्होंने बायसनेस दिखाया। वहीं फिल्म जैसे कि अनफ्रीडम, जो एलजीबीटी जैसे टॉपिक्स को दर्शाता है, उस फिल्म को रिलीज ही नहीं होने दिया, कहते हुए कि ये लोगों के बीच अननेचुरल पैशन इग्नाइट करेगा। What? On the other hand, पहलाज नेहलानी ने फिल्म्स जैसे कि मस्तीजादे और क्या कूलियम 3 आराम से विदाउट एनी हेसिटेशन पास कर दिया। फिल्म हैरी मेट सेजल में एक वर्ड था, इंटरकोर्स, पहलाज नेहलानी ने उस पे भी ऑब्जेक्शन उठाया, तो फिर कहे क्या? फिर आया 2017 की फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का का एक इंसिडेंट, जिसको सीबीएफसी ने सर्टिफाई करने से ही मना कर दिया, और रीजन भी काफी वियर्ड से दिए कि द स्टोरी इज लेडी ओरिएंटेड एंड देयर फैंटेसीज अबाउट लाइफ। That doesn't make any sense. Even फिल्म क्वीन में एक सीन है जहाँ पे ब्रा दिख रहा होता है, उसको भी ब्लर करवा दिया गया। I mean, ब्रा एग्जिस्ट नहीं करता क्या? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। और पहलाज नेहलानी के एरा में ही एक लिस्ट निकाला गया वर्ड्स का, जिसे बैन कर दिया गया था, जैसे कि बास्टर्ड, बॉम्बे, स्क्रू एंड मेनी मोर। लिटरली ए सर्टिफिकेट वाली मूवीज में अगर गालियां भी होती थी तो उसे म्यूट कर दिया जाता था। व्हाट्स द पॉइंट देन? और फिर आया द इनफेमस उड़ता पंजाब वाला इंसिडेंट, जहां पे सारी की सारी इंडस्ट्री सीबीएफसी चेयरमैन पहलाज नेहलानी के अगेंस्ट खड़ी हो गई। 2016 की फिल्म उड़ता पंजाब के रिलीज का वक्त आ रहा था। फिल्म बेस्ड थी पंजाब के बढ़ते ड्रग्स प्रॉब्लम पे। फुल ब्रांडिंग शेंडिंग हो रही है। जशनपुरा में जो हो रहा है उसका आइडिया है, अमृतसर का, तरन तारण का, पंजाब का है आइडिया आपको? जिससे पूरा का पूरा देश फेमिलियर था, और अगर नहीं भी था
तो इस टॉपिक के बारे में लोगों को एटलीस्ट पता चलता। पर इस फिल्म को CBFC के अग्नि परीक्षा से गुजरना था। उड़ता पंजाब में स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, वॉयलेंस के साथ साथ एक कड़वा सच भी था। पर CBFC को ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने ऑर्डर दिया कि फिल्म में 94 कट्स हो। रील बना रहे थे क्या? CBFC ने पहले ऑर्डर दिया कि फिल्म में से सारी की सारी गालियां हटाई जाए, फिर फिल्म के स्टार्ट में पंजाब वर्ड को ही हटा दिया जाए और फिल्म में शहरों के नाम जैसे कि जलंधर, चंडीगढ़, अमृतसर, मोगा जैसे सारे वर्ड्स को हटा दिया जाए। फिल्म के गानों में से वर्ड्स जैसे कि चिट्टा वे और हरामी भी हटा दिया जाए। ड्रग्स का अगर यूज भी हो रहा हो तो वो भी ना दिखाया जाए। और मूवी में कुत्ते का नाम है जैकी चैन, उसका नाम भी हटा दिया जाए। और एक डिस्क्लेमर, लिटरली एक डिस्क्लेमर डाला जाए गवर्नमेंट की तारीफ करते हुए कि वो ड्रग्स के प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से टैकल कर रही है। बेसिकली मूवी का एसेंस ही खत्म कर दिया जाए, जिस पे अनुराग कश्यप झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसी कंट्रोवर्सी के दौरान सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बट गई और सब एक दूसरे पे उंगली उठाने लगी। एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही थी कि पंजाब की इमेज को बर्बाद करने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने आरोप लगाया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है। वहीं पे पहलाज नैलानी ने अनुराग कश्यप पे आरोप लगाया कि उन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पैसे दिए इस फिल्म को बनाने के लिए। काश कि मेरे को कोई बहुत सारे पैसे दे दे, मेरे को बहुत सारे आइडियाज बचे फिल्म बनाने के लिए, मैं सारी फिल्म बना दूंगा। और इसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंच गया और साथ में हुआ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सारे फिल्मी जगत के लोग प्रेजेंट थे और सब ने पहलाज नैलानी के अगेंस्ट अपनी नाराजगी जाहिर की। As the president of the Film Producers Guild of India, the film industry doesn't want Pehlas Jalani to sit because he doesn't deserve to be sitting there. और बहुत सारी माथापच्ची के बाद बॉम्बे, पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने इस फिल्म को देखा और उन्होंने कहा कि इस फिल्म में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शनेबल सीन नहीं है जिसके वजह से 94 कट्स प्रपोज किए गए और उन्होंने CBFC को इस बात के लिए डांटा भी। बट अनफॉर्चुनेटली फिल्म के रिलीज होने से एक दिन पहले फिल्म का सेंसर बोर्ड वाला वर्जन जो रिवीजन के लिए जाता है वो टॉरेंट पे लीक हो गया। तो सवाल उठता है ये काम किसने किया? यही सेम कॉन्फ्लिक्ट बाबू मोशाय बंदूकबाज को भी सहना पड़ा, जहाँ इस फिल्म के लिए 48 कट्स को प्रपोज किया गया। और बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई, फिल्म के प्रोड्यूसर पे ये कमेंट पास किए गए कि आप औरत होते हुए ऐसी फिल्म कैसे बना सकते हो? आप एक औरत हो तो आपने ऐसी फिल्म कैसे बनाई? और लिटरली CBFC के लोगों ने ये तक बोल दिया कि इनके कपड़े देख के तो लग भी नहीं रहा कि ये औरत है। क्यों, क्या खराबी है इस फिल्म में? बट बिफोर आई कुड इवन रिस्पॉन्ड, जो उनके बगल में बैठे थे दिस जेंटलमैन, उन्होंने कहा पर ये तो औरत ही नहीं है ना, देखो उन्होंने क्या पहना है, पैंट शर्ट पहन के जो आई है वो औरत कैसे हो सकती है? और ऐसे कई सारे लगातार कंट्रोवर्सी CBFC के अगेंस्ट आते ही रहे और इसी की वजह से सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट को सेंसर बोर्ड कहा जाने लगा, क्योंकि जहां सर्टिफिकेशन होना था वहां सेंसरशिप हो रही थी। और फाइनली 2017 के मिड में पहलाज नैलानी को CBFC के चेयरमैन पोस्ट से हटा दिया गया और इंडियन पोएट, राइटर और स्क्रीन राइटर प्रसून जोशी को CBFC का चेयरमैन पोस्ट दिया गया। और आयरनी तो ये है कि जब पहलाज नैलानी ने फिल्म बनाई रंगीला राजा तो CBFC ने 20 कट्स का ऑर्डर दिया और ये फिल्म डिले हो गई। वहीं साथ साथ 2021 में एक और लॉ डाला गया कि अगर CBFC के सर्टिफिकेशन के बाद अगर मूवी रिलीज हो जाए और गवर्नमेंट को मूवी में कुछ ऑब्जेक्शनेबल लगे तो गवर्नमेंट उस फिल्म को सेंसर कर सकती है, जिसपे अगेन कई सारे फिल्म मेकर्स ने नाराजगी जाहिर की। जहां ऑलरेडी 1983 की बनी सिनेमाटोग्राफी एक्ट काफी ज्यादा ही आउटडेटेड हो चुकी थी, वहीं रिसेंटली इसको रिवाइज करके निकाला गया द सिनेमाटोग्राफी एक्ट 2023, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने पार्लियामेंट में पास किया। इस एक्ट में पायरेसी जैसे सबसे बड़े इशू को टैकल किया गया है, जहां अगर फिल्म की अगर कोई पायरेसी करता हुआ पकड़ा गया तो उसे 3 साल की जेल होगी और साथ में फिल्म का उसे 5% कॉस्ट जुर्माना भरना होगा। वहीं साथ साथ मूवी के सर्टिफिकेशन में ऑलरेडी 4 कैटेगरीज थे, जैसे कि U, UA, A और S। वहीं पे UA के अंडर और 3 कैटेगरीज डाले गए, UA 7+, UA 13+ और UA 16+, जहाँ ऑब्वियसली इस एज के अंडर वाले लोगों को पेरेंटल गाइडेंस के साथ मूवी देखने का मौका मिलेगा। और वहीं साथ साथ A-rated फिल्म जो टीवी पे नहीं दिखाया जा सकता था अब उसे भी दिखाया जा सकेगा सर्टेन मॉडिफिकेशन और कट्स के बाद। तो अब सारे के सारे लोग CBFC पे ऑब्वियसली उंगलियां उठाएंगे और पहले उठनी भी चाहिए, क्योंकि 2023 में सेंसरशिप जैसा वर्ड कुछ सेंस नहीं बनता। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ लोग का यही कहना है कि फिल्म को सर्टिफाई करना चाहिए, ना कि सेंसर, टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। बट बात फिर यही आ जाती है कि आज के जमाने में सोसाइटी बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव बन गया है जब से इंटरनेट हर किसी के पास अवेलेबल हो गया है और लोग आजकल छोटी सी छोटी बात पे ट्रिगर हो जाते हैं। तो वहीं पे CBFC की कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि कुछ सर्टेन चीजों को सेंसर करे ताकि पब्लिक आउटरीच ना हो। पर बात फिर से घूम फिर के यहाँ पे आ जाती है कि क्या कुछ पैनल के लोग
पूरे देश की मोरालिटी डिसाइड कर सकते हैं, जहां CBFC का एक्चुअल काम है फिल्म्स को सर्टिफाई करके उसे रिलीज करना। और अगर फिल्म्स के रिलीज के बाद अगर लोगों को इशू है तो एक सिस्टमैटिक तरीका होता है उस फिल्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का। और अगर किसी को फिल्म के कंटेंट में कुछ ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्वियसली कोर्ट जा सकता है, पर वायलेंस और मूवी को बैन करना कोई सॉल्यूशन तो नहीं है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां हमेशा एक सेक्शन हमेशा चीजों को लेकर एग्री करेगा तो एक सेक्शन चीजों को लेकर डिसएग्री करेगा, और दोनों सेक्शन को अपनी बात रखने का पूरा हक है और ये हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। और आई थिंक इस डेमोक्रेटिक देश में हर एक फिल्म को एग्जिस्ट करने का पूरा हक है, चाहे तुम्हें वो पसंद हो या ना हो। अगर एक फिल्म को संविधान के दायरे में रख के बनाया गया है तो उसे एग्जिस्ट होने का पूरा हक है। और काफी लोगों को तो ये भी कहना है कि A-rated फिल्म्स तो बच्चे कहीं ना कहीं से देख ही लेते हैं, तो सवाल ये उठता है कि उनको रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्या पेरेंट्स की या फिर फिल्म मेकर्स की? फिल्म मेकर रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं तो उनके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं डालनी चाहिए। एक्चुअली गवर्नमेंट को अपने ऊपर लेनी चाहिए, सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिए और लोगों को, देखने वालों को अपने ऊपर लेनी चाहिए। और इतनी रेटिंग तो लिख के देते हैं ना, और क्या मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है CBFC के बारे में? क्या तुम सेंसरशिप में बिलीव करते हो और क्या तुम्हें भी लगता है क्या हमें हॉलीवुड की तरह रेटिंग सिस्टम को अडॉप्ट कर लेना चाहिए? तुम मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तुम्हारा क्या ओपिनियन है ओवरऑल इस टॉपिक को लेके, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं तुम्हारे कमेंट जरूर पढ़ना चाहूंगा। एंड अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाना बिल्कुल भूलना। तुम हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, ये हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो देखी ना अब लाइक सब्सक्राइब हाँ कर दो, लाइक सब्सक्राइब हाँ कर दो, लाइक सब्सक्राइब हाँ कर दो, लाइक सब्सक्राइब